Okay. So here we are going to start with chapter number 9, that is internal trade. Okay. Uh, this chapter is about internal trade. Okay. So before moving on to internal trade, first thing which we will understand is what is trade. Trade basically is buying and selling of goods and services. ओके, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जन सेवा के लिए नहीं बेची जाती है किसी भी बिजनेस में. दीज गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. ओके, so that is the basic purpose for which the trading activity is being carried on. Now this trade is consisted of two types. One is your internal trade and external, other one is your external trade. ओके जी, तो ये आपके पास दो एस्पेक्ट्स हैं. वन इज इंटरनल, अनदर इज एक्सटर्नल ट्रेड. ओके. Another important thing is that trade is basically being carried out to expand the operations. अब वो ऑपरेशंस आप अभी तक तो क्या कर रहे थे, इंटरनल कर रहे थे, तो आपने उसको एक्सपेंड करने के लिए किधर मूव कर दिया, एक्सटर्नल में. मतलब आपने अपने गुड्स को आगे बेचना शुरू कर दिया कहीं और, किसी और कंट्री में. उसे एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं. या आपने अपनी स्टेट से निकाल के दूसरे में भेज दिया, तो उस स्टेट के लिए भी वो एक्सटर्नल ट्रेड हो जाएगा. जो अभी की जीएसटी टर्मिनोलॉजी में हमने देखा है कि आपने एक वर्ड पढ़ा है, आईजीएसटी. आईजीएसटी है जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रोडक्ट बेचा जाता है तो आपको आईजीएसटी चार्ज किया जाता है. अदरवाइज आप दो वर्ड याद कर चार्ज करते हो, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. सीजीएसटी इज सेंट्रल जीएसटी एंड एसजीएसटी इज द स्टेट जीएसटी. तो ये उन पे लगता है जो गुड्स विद इन द स्टेट प्रोड्यूस होके विद इन द स्टेट ही सेल होते हैं. और आईजीएसटी उन गुड्स पे लगता है जो किसी और स्टेट में प्रोड्यूस हुए और किसी और स्टेट में कंज्यूम हुए. तो ऐसे ही एक्सटर्नल ट्रेड में भी जो हम है कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और आईजीएसटी लेते हैं, तो वो एक्सटर्नल ट्रेड है. मतलब आप अगर अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में भी जाते हो तो भी आज की डेट में वो जीएसटी टर्मिनोलॉजी में आईजीएस वो एक्सटर्नल ट्रेड मानी जाएगी. बट एक्सटर्नल ट्रेड बेसिकली क्या होती है? External trade is a trading activity. It is a trading activity carried on beyond the geographical boundaries of the nation. तो आपने जोग्राफिकल बाउंड्रीज के बियॉन्ड जो ट्रेडिंग एक्टिविटी कैरी आउट करते हो वो आपकी एक्सटर्नल ट्रेड है. अब हम आगे देखते हैं. ओके. ओके. हाँ जी अमित, क्या लिख रहे हो? Okay. Now next aspect which we are discussing is
इंटरनल ट्रेड। ओके, अब हम इंटरनल ट्रेड के ऊपर डिस्कस करते हैं कि इंटरनल ट्रेड क्या होता है। इंटरनल ट्रेड इज ऑल दोज trading activities, okay, which are which are carried within the national boundaries of the nation और जोग्राफिकल बाउंड्रीज। नेशनल क्या, जोग्राफिकल बाउंड्रीज, ये विद इन दी जोग्राफिकल बाउंड्रीज है आपके पास। ओके, आपके अपने कंट्री के अंदर जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी कैरी आउट की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल ट्रेड कहते हैं। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं कि इंटरनल ट्रेड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और फिर वो के आगे उसको फर्दर हम करेंगे। फाइन। सो नाउ द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। Features of internal trade. The first basic feature is that it is carried on within the geographical boundaries of the nation. ये सबसे पहला एस्पेक्ट है। ओके, मतलब कंट्री के अंदर अंदर आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है, उसे ये कहते हैं। दूसरा इंटरनल ट्रेड का क्या फीचर है, इन दिस वी हैव टू डिपेंड ऑन you have to depend upon on the common currency, i.e. domestic currency। ओके जी, तो आपकी डोमेस्टिक करेंसी से इसकी सारी ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। यू डोंट हैव टू गेट द डॉलर्स, यूरोस और योर पाउंड्स, दिनार, कुछ भी ऐसी फॉरेन करेंसी नहीं चाहिए। डोमेस्टिक करेंसी से आप ये कैरी आउट करते हैं, उसे कहते हैं कॉमन करेंसी है हमारे पास। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, इन दिस all the rules and regulations of country are applicable। ट्रेडिंग एक्टिविटी अगर आपने इंटरनल से कैरी आउट कर रहे हो तो जिस देश में आप कर रहे हो उसी देश के रूल्स एंड रेगुलेशन है। जैसे इंडिया है तो इंडिया के हर स्टेट में एक ही तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे। ओके, ऑल द रूल रेगुलेशन ऑफ कंट्री आर एप्लीकेबल इन ईच एंड एवरी स्टेट, ईच एंड एवरी स्टेट in same way। इन ऐसा नहीं है कि एक स्टेट में दूसरे रूल्स हैं, दूसरे में कुछ और, तीसरे में कुछ और। जो जीएसटी का टैक्स का लॉ है वो पूरे कंट्री में एक तरह से लगेगा। डीमोनेटाइजेशन हुई थी तो पूरे कंट्री में एक तरह से लगी है। अभी फार्मर बिल आया है तो पूरे कंट्री में एक तरह से लगेगा। तो इसमें कोई रूल रेगुलेशन अलग अलग नहीं लगेंगे, जबकि एक्सटर्नल ट्रेड में क्या होता है, रूल रेगुलेशन आपके
हर कंट्री के अपने अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, आपको उसके सिस्टम से चलना पड़ेगा. ओके, एंड देन देयर इज, it helps in equitable distribution of goods and services throughout the nation. ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो ये कैरी आउट कर रहा है. और रीजनेबल कॉस्ट पे भी, स्पीड विच इंक्लूड्स स्पीड एंड रीजनेबल कॉस्ट. ओके, तो रीजनेबल कॉस्ट है, स्पीड है, ये सारा आपके पास चल रहा है. फाइन. तो ये आपको अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आपको इसमें एप्लीकेबल हो रहा है. फाइन. So that is, it helps in equitable distribution of goods and services throughout the nation. Speed and reasonable cost is over there. So ये आपके पास आ रहा है. और यहाँ कोई कस्टम्स ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, ये सारी चीजें नहीं लगती हैं क्योंकि ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज हैं. नाउ वी आर हैविंग, दीज आर द 4 और 5 फीचर्स. यहाँ पे आप एक लिख सकते हो, नो customs duty or excise duty is applicable because goods are for domestic consumption. ओके, तो ये आपके पास है. ये तो थे हमारे फीचर्स. अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड पे. ओके, टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड, दो तरह की टाइप्स हैं हमारे पास. वन इज योर wholesaler and another one is your retailer. ये है हमारे पास दो. अब होलसेलर कौन है? ऑल दोज traders who act as a link between retailer एंड मैन्युफैक्चरर. पहला पॉइंट तो ये हो गया, ये लिंक होते हैं रिटेलर और मैन्युफैक्चरर के बीच में. दूसरा इसमें क्या है, दीज बाय गुड्स इन बल्क क्वांटिटी. ओके, तो होलसेलर के दो एस्पेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं. एक कि ये एक लिंक बनते हैं बिटवीन द रिटेलर एंड द मैन्युफैक्चरर. दूसरा, ये गुड्स बल्क में खरीदते हैं फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड देन सप्लाइज इट टू द रिटेलर. अब तीसरा इंपॉर्टेंट इनमें क्या है, दीज डील इन लिमिटेड आइटम्स. सिंगल लाइन में हो गए, कोई ऑयल में है, कोई घी में है, कोई टी में है, कोई कॉस्मेटिक्स में है, कोई आपके पास ग्रोसरीज में जैसे
पल्सेस में है, तो मतलब एक पर्टिकुलर लाइन में वो कंटिन्यूटी अपनी बना के बैठे हैं। ओके, तो लिमिटेड उनकी डीलिंग है। फाइन, दे डील इन लिमिटेड आइटम्स। ओके, तो ये एक होलसेलर का अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके पास। तो ये है, या फिर अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट होलसेलर, these keep their margins low। ओके, अपना मार्जिन जो है वो बहुत कम रखते हैं, मगर क्योंकि ये बल्क में खरीदते हैं गुड्स, तो इसके लिए इनका प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है, टर्नओवर इनकी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सबसे इनके लिए बेनिफिशियल होता है दैट दे कैरी आउट ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एज ए रिजल्ट दे आर अर्निंग मोर प्रॉफिट्स। ओके, और होलसेलर के पास क्या फीचर्स हैं आपके पास? होलसेलर का और एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि होलसेलर आपके पास जो है, दे हेल्प इन ग्रेडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, ओके, एंड प्रमोशन, इवन प्रमोशन एंड कलेक्शन ऑफ एंड कलेक्ट मार्केट इंफॉर्मेशन। तो ये सारे फीचर्स जो मैं बता रहा हूँ ये होलसेलर के है, जिसको आप डेफिनेशन में भी कर सकते हो। सो होलसेलर इज ए पर्सन, आप अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो होलसेलर की तो ऐसे लिख सकते हो, होलसेलर इज ए ट्रेडर हु डील्स विद द गुड्स इन बल्क क्वांटिटी। दे एक्ट एज a link between the retailer and the manufacturer. They only deal in limited items, okay, whereby they keep their margins very low, but their turnover is quite high. Okay, they also are involved into the activities of grading, packaging, storage, promotion, and collection of information for both wholesaler and the retailer. Okay, तो ये आपके पास है होलसेलर क्या होता है। अब आ जाते हैं कि होलसेलर की सर्विसेज क्या है। So this is about wholesaler. Now we are dealing with services of wholesalers to manufacturers। कि क्या सर्विसेज हैं होलसेलर की मैन्युफैक्चरर्स को। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज it helps them to produce goods in bulk। ओके, तो पहला काम जो होलसेलर मैन्युफैक्चरर को हेल्प करता है वो क्या है कि बल्क क्वांटिटी में गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है मैन्युफैक्चरर को। हाउ इट इज पॉसिबल इज दैट इट इज हेल्पिंग इन ब्रिंगिंग लार्ज ऑर्डर्स। ओके, तो कैसे है ये? होलसेलर brings in orders for manufacturer। ओके, तो वो लार्ज क्वांटिटी के ऑर्डर्स लेके आता है किसके लिए? मैन्युफैक्चरर के लिए। एंड दस फैसिलिटेट द मैन्युफैक्चरर टू यूटिलाइज इट्स रॉ मटेरियल, इट्स physical resources, financial resources, and human resources to the maximum extent,
and produce goods in bulk quantity, which helps in cutting down the cost of production of the manufacturer and also make the goods available, quality goods available at lower prices to the consumer for the फाइनल कंजम्पशन। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि होलसेलर क्या करता है, बल्क क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है होलसेलर को, सॉरी मैन्युफैक्चरर को। सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इट हेल्प्स इन बियरिंग रिस्क। Wholesaler is taking the risk of all those goods which has been produced on his orders, के आपके मार्केट से जो ऑर्डर्स लेके आ रहा है वो कौन लेके आ रहा है, होलसेलर लेके आ रहा है। तो अब उन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल करने का रिस्क किसका है, होलसेलर का है, मैन्युफैक्चरर का नहीं है। मार्केट से ऑर्डर लाना काम होलसेलर का है, उनको मार्केट में वापस बेचना काम होलसेलर का है, वहां से पैसा इकट्ठा करने का रिस्क किसका काम है, होलसेलर का है। और अगर कहीं गलती से डिमांड खत्म हो गई मार्केट में, ओके, प्रोडक्ट्स की, तो वो जो प्रोडक्ट्स नॉट यूजेबल कंडीशन में है, उसका भी जो लॉस है वो कौन बियर करता है, मैक्सिमम एक्सटेंट तक वो होलसेलर बियर करता है। तो ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट दे आर बियरिंग द रिस्क of losses and sharing their wholesaler is not only bearing the risk, okay, but sharing it with the manufacturer also. Okay, another important thing is that financial assistance, okay, it is providing financial assistance too. So sometimes manufacturers don't have funds to carry out production or marketing. Okay, in this condition, who is helping in this situation? In this situation, wholesaler provides funds to manufacturer, okay, for carrying out production activities। तो ये भी काम करता है होलसेलर आपके पास। ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट सर्विस होलसेलर प्रोवाइड टू मैन्युफैक्चरर इज expert advice। Okay, since the wholesaler is in direct contact with the market and he is having the complete information as to how the market is behaving, क्या डिमांड है, कितना प्रोडक्ट कब चाहिए, तो वो सारी जो नॉलेज किसको है, होलसेलर को है। एंड होलसेलर इज प्रोवाइडिंग दैट नॉलेज, दैट मार्केट इंफॉर्मेशन to the manufacturer for carrying out the production activities, and that is the another important service the wholesaler is providing to the manufacturer. Then next one is your helps in marketing।
Okay. So wholesaler is another important thing is helping in marketing of the goods and services produced by the manufacturer. अब मैन्युफैक्चरर के पास इतना पैसा नहीं है कि हर रिटेलर के पास जाके एक रेफ्रिजरेटर दे, कूल फ्रिज दे, या जो सॉफ्ट ड्रिंक्स जिसमें होती हैं, या चॉकलेट्स के लिए एक बॉक्स होता है कोल्ड का, कोल्ड बॉक्स होता है वहाँ पे, या कोई ऐसे साइन बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स, या मार्केट में साइन बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स लगाने। तो यहाँ क्या करता है, होलसेलर अपनी पॉकेट से पैसा खर्च के रिटेलर के लिए और मैन्युफैक्चरर के लिए एडवर्टीजमेंट करता है। वो इन साइन बोर्ड्स को, बिल बोर्ड्स को, या कूल ट्रक्स को स्पॉन्सर करता है, या क्या कहते हैं रेफ्रिजरेटर सप्लाई करता है रिटेलर की शॉप में। तो ये सारा काम किसका है, होलसेलर का है। तो होलसेलर समटाइम्स is help is helping the manufacturer in doing the advertisement of the goods when the manufacturer is not having sufficient amount of funds for doing that marketing activity. Okay. Another important benefit which wholesaler provides to manufacturer is that it facilitates continuity. तो होलसेलर का अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि ये कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करता है। कि मान लीजिए मैन्युफैक्चरर के पास पैसा नहीं है, तो वो पैसा प्रोवाइड करता है कि ताकि उसके रॉ मटेरियल वो परचेज कर सके, उसकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज कैरी आउट कर सकते हैं एंड मार्केट में उससे प्रोवाइड कर सके गुड्स को। या फिर होलसेलर क्या करता है, ऑर्डर्स ला ला के देता है कॉन्टिन्यूस बेसिस पे, सो दैट प्रोडक्शन एक्टिविटीज गोज ऑन ऑन एंड ऑन कॉन्टिन्यूस बेसिस। ऐसा ना हो कि प्रोडक्शन एक्टिविटी बीच में ही रुक जाए। तो ये सारी एक्टिविटी कौन कर रहा है, आपका होलसेलर कर रहा है। वो आपकी कॉन्टिन्यूटी भी मेंटेन करता है, ओके, बाय प्रोवाइडिंग फंड्स और बाय प्रोवाइडिंग दी और अरेंजिंग दी ऑर्डर्स फॉर द कंपनी सो दैट इट कीप्स ऑन कंटिन्यूसली वर्किंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये होलसेलर का काम है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट सर्विस है, इट इज स्टोरेज। एंड स्टोरेज में क्या है कि इफ द मैन्युफैक्चरर इज नॉट हैविंग द स्टोरेज फैसिलिटी, सो होलसेलर इज प्रोवाइडिंग द मैन्युफैक्चरर द फैसिलिटी ऑफ हिज ओन गोडाउन्स। कि आप प्रोड्यूस करो, हम अपने गोडाउन्स में इनको स्टोर कर लेंगे, एंड वेन एवर दे नीड टू बी मूव टू वेरियस रिटेलर दे विल बी मूव्ड फ्रॉम दोज गोडाउन्स। तो ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है कि मैन्युफैक्चरर डोंट हैव टू डिपेंड अपॉन कि मैं कहाँ से स्टोरेज फैसिलिटी क्रिएट करूंगा। यहाँ एक होलसेलर ने स्टोरेज फैसिलिटी दे दी और उसने मैन्युफैक्चरर को कहा है यू कैरी आउट योर प्रोडक्शन एक्टिविटीज, उसकी स्टोरेज और पैकेजिंग वगैरह का काम जो है वो हमारा है, हम अपने आप देख लेंगे। तो ये भी एक बेनिफिट है जो होलसेलर मैन्युफैक्चरर को अवेलेबल करवा रहा है। अब आ जाते हैं हम सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू रिटेलर। ओके, ओके, सबसे पहले सर्विस क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। तो होलसेलर क्या करता है, इट मेक्स अवेलेबल द गुड्स विच आर रिक्वायर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मान लीजिए कि आपकी जो बुक्स हैं वो अब आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आप रिटेलर के पास जाओ, रिटेलर विल गो टू द होलसेलर and will arrange the books from that wholesaler. Even if the book is not available with the wholesaler will help the retailer in getting the book from the manufacturer. तो ये आपका क्या है, एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है, एक इम्पॉर्टेंट सर्विस है विच होलसेलर इज प्रोवाइडिंग टू द रिटेलर, दैट दे आर मेकिंग द रिटेलर
अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स एट द टाइम व्हेन दे आर इन नीड ऑफ, ओके। तो थ्रू आउट ईयर आप कभी भी गुड्स की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्रिएट करता है, वो काम है आपका होलसेलर का, ओके। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट मार्केटिंग सपोर्ट। हमने अभी पढ़ा है कि ये मार्केटिंग की सपोर्ट किसको प्रोवाइड करता है, ओके। किसको प्रोवाइड कर रहा है मार्केटिंग सपोर्ट? टू दी मैन्युफैक्चरर। सेम वे होलसेलर उसी मार्केटिंग सपोर्ट को किसको प्रोवाइड करता है? रिटेलर को। रिटेलर के पास पैसा नहीं है प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए, तो होलसेलर क्या करता है? गुड्स को रिटेल शॉप में ऐसे विंडो ड्रेस करता है, ऐसे प्लेस करता है जिससे कि कस्टमर कैन इजीली लुक, can easily locate the new product, can easily get attracted to the new product, and can show their desire to buy the product from the retailer. तो ये सारा काम कौन कर रहा है? होलसेलर कर रहा है। he is bringing various types of goods and services and they are window dressing them in such a way that they can easily be advertised. तो जो कई बार साइन बोर्ड्स देखोगे या बिल बोर्ड्स देखोगे या कूल फ्रिजेस देखोगे, तो वो सारे कौन सप्लाई कर रहा है? होलसेलर सप्लाई कर रहा है। अनदर इंपॉर्टेंट aspect is that it is providing credit, okay, granting credit। ठीक है जी। तो क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल करवा रहा है आपको होलसेलर, किसको? रिटेलर को। फाइन। तो आपने ट्रेड क्रेडिट पढ़ा था। ट्रेड क्रेडिट इज द क्रेडिट बिटवीन द टू कस्टमर, टू द टू सेलर्स, ओके, टू ट्रेडर्स। तो वो ट्रेड जो है, वो क्रेडिट जो है, वो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है होलसेलर रिटेलर को, बिकॉज रिटेलर डो नॉट हैव मच अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल विद हिम, so they are dependent upon the wholesaler for buying and selling of the goods and services on credit basis। तो ये credit basis पे wholesaler